topic which we are covering, okay, the topic which we are covering today is module 6, which is the data linking. सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जी हमने तो चैप्टर नंबर 4 खत्म किया था लास्ट क्लास में, तो व्हाई आफ्टर चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 6? वेयर इज चैप्टर नंबर 5 देन? सो द सिंपल आंसर इज कि बीइंग ऑल ऑफ यू इंजीनियर्स, आप ये जो चैप्टर नंबर 5 देता है दैट इज अबाउट द नंबर्स, यानी हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू बाइनरी एंड ऑल दिस स्टफ. तो प्रोबेबली आप लोगों को ये वाला पार्ट कोई खास वो नहीं रखता. यू नो ऑलरेडी आपने डीएलडी पढ़ा हुआ है, और इसमें जब आईपी पे मैं आऊंगा तो आईपी में वी यूज अ लॉट अबाउट दी कन्वर्जन्स. तो जिस तरह आपने डीएलडी में किया था वो मेथड में इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, बिकॉज हमें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स करनी होती हैं, एंड व्हाट वी नीड सम शॉर्टकट, एंड इट बी फास्ट इनफ, एक्यूरेट इनफ. तो हम वो मेथड्स आपको करवा देंगे, तो इसलिए चैप्टर 5 की हमें कोई जरूरत नहीं. दैट इज द रीजन वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 6. अब फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मॉड्यूल नंबर 6 तो इट्स फाइन, व्हाई द डेटा लिंक लेयर एंड व्हाई नॉट समथिंग एल्स? द आंसर इज, ladies and gentlemen, the basic theme of this course is starting from the physical layer and going up. And after the physical layer, which layer comes? You understand data link layer. Data link layer. So that's the reason we are at the data link layer. And after this, when we will be finishing this, definitely we will go into the very important layer. Each layer is important because each layer is independent. तो हम नहीं कह सकते ये लेयर छोड़ दो. तो नेटवर्क लेयर, then we will be going to the transport layer, and we will be finishing with the application layer. So when all the layers will be covered, which means roughly I can say my ITN course is complete. तो आपको क्लियर इसलिए किया कि why not chapter 5 and why chapter 6. और आपको ये पता है कि पहले 3 मॉड्यूल जो हैं उनका एग्जाम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. तो go through it, read it. If you have any question, any problem, any query, please come up, ताकि हम उसको क्लियर कर दें, ताकि एग्जाम में you should get good grades. याद रखें, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा कि जी क्या ये एग्जाम करने का कुछ सर्टिफिकेट पे या ग्रेड पे कोई असर पड़ता है? सो द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, यस. तो उन्होंने एग्जाम इसलिए नहीं छोड़ रखे कि जी कोई करे ना करे, खैर है हम सर्टिफिकेट बांटते ही. जिसको सर्टिफिकेट बांटता नहीं है बड़ा जालिम है, क्या कर सकते हैं. तो इसलिए आपको अच्छे ग्रेड्स भी लेने होंगे. और याद रखें एक और चीज भी जो कि मैं नॉर्मली आपको नहीं बताता, आज बता रहा हूं कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपको वोचर मिलता है, और अगर आपके पास ग्रेड अच्छे नहीं है तो यू डोंट गेट द वोचर. अब आपका क्वेश्चन ये होगा वोचर है क्या? गिफ्ट, चलें जी गिफ्ट, लेकिन किस किस्म का गिफ्ट? डिस्काउंट. अगर एक तो एग्जाम्स आप यहाँ पे अभी मेरे पास दे रहे हैं और पास होते जा रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट्स नाइस. लेकिन अगर आप में से कोई सीसीएनए का इंटरनेशनल एग्जाम में बैठना चाहता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसकी फी है $300. अगर आपको ये वोचर मिल जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 60% वेव ऑफ हो जाता है, और पाकिस्तान में 60% ऑफ द डॉलर मेक सेंस. तो इसलिए इन एग्जाम्स को हल्का मत लें. क्लियर? ओके जी जी. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अगेन कि चैप्टर 5 क्यों नहीं? द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने चैप्टर नंबर 4 में इसको पढ़ा, मानते हैं. चैप्टर नंबर 3 में हमने ओवरऑल ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल को ब्रीफली लिया, ऐसे ही है ना. चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा अबाउट चैप्टर नंबर 2 में देखा अबाउट द बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, और चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रो लिया नेटवर्क्स पे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. तो चैप्टर नंबर 4 तक हमें समझ आ गई.
5 में सिर्फ ये हमें ये समझाना चाहता है कि बाइनरी को आप किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को किस तरह आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो अगर कोई क्लास एफईसी का स्टूडेंट हमें मिल जाए तो यस, हमें पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब हमें इंजीनियर मिलते हैं आप जैसे, तो उनको ये काम आता है। और अगर नहीं भी आता तो जब मैं इस लेयर पे आऊंगा, नेटवर्क लेयर पे, तो मैं एक्सटेंसिवली ये काम करूंगा, तो इट विल बी क्लियर देन। तो एक सिंपल एक चैप्टर पूरा इस पे जाया करना, समथिंग नॉट डिजायर। दैट द रीजन आई एम ऑन चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 6। और 6 में डेटा लिंक लेयर क्यों, वो मैंने क्लियर किया कि फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर आती है, इसका मतलब है इसका ही नंबर। क्लियर एवरीवन? नाइस। अगर ये क्लियर है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा आज का टॉपिक याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई काम करो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस काम का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे इस काम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव इसमें ये 3। सबसे पहले लाजमी तौर पे बनाने वाले ने डेटा लिंक लेयर बनाई, तो उस डेटा लिंक लेयर का पर्पस क्या था, किस मकसद के लिए इस डेटा लिंक लेयर को बनाया गया। फिर हम इसको डेटा लिंक लेयर को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर की वजह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपस में मिलती हैं, तो उससे क्या बनती है, टोपोलॉजीज। तो हम फिजिकल टोपोलॉजीज और लॉजिकल टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, और फिर हम लैन की टेक्नोलॉजी टोपोलॉजीज भी पढ़ेंगे, हम वैन की टोपोलॉजीज भी पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद, जो आपको पता है कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है, हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है, और हेडर के ऐड करने के फिनोमिना को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में हम ये देखना चाहते हैं कि डेटा लिंक लेयर जो फ्रेम बनाती है, इनकैप्सुलेशन करती है, तो हर टेक्नोलॉजी याद रखें कि ये फ्रेम, हर टेक्नोलॉजी का फ्रेम एक तरह नहीं हो सकता। ईथरनेट का फ्रेम अपना होगा, वाइल WLAN का, वाईफाई का अपना होगा, ब्लूटूथ का अपना होगा, वाईमैक्स का अपना होगा। तो हर टेक्नोलॉजी का अपना फ्रेम होगा, लेकिन यहां पे हमारा स्ट्रेस जो है दैट इज विल बी ऑन दी ईथरनेट। अब आपका सवाल होगा कि ईथरनेट क्यों, आखिर ईथरनेट के साथ आपकी दोस्ती क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर एक इदारे में जहां भी लोकल एरिया नेटवर्क है वहां पे ईथरनेट टेक्नोलॉजी मौजूद है। फिर आप पूछेंगे मुझे तो नजर नहीं आती, क्वेश्चन तो बनता है, आपका क्वेश्चन है मुझे तो नजर नहीं आती, तो नजर तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी इस वक्त आई एम कनेक्टेड विद माय स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। आप कहते हैं किस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो, वाईफाई से, लेकिन वाईफाई में मैं कहां तक मेरी कनेक्टिविटी है, ये जो आपको राउटर बाहर नजर आ रहा है यहां तक है, इस राउटर से एक केबल गई हुई है। बल्कि अगर चलो जो जो लोग मेरे फिजिकल है उनको तो बताया जा सकता है, आप 3-4 लोग, बल्कि 3 लोग, जकी इज देयर, जकी इनके लिए ये बॉक्स जो नया लगा है ये खोल दो, ताकि पता चले कि क्या क्या, आप लोग जाके देखें कि इस बॉक्स में क्या है, ताकि कम से कम फिजिकल वालों को कुछ फायदा तो नजर आए कि जी नहीं, फायदा तो है, आना तो चाहिए फिजिकल क्लासेस के लिए। ये ऊपर आपको बॉक्स नजर आ रहा है जो नया लगा है, पहले नहीं था। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, अगर जकी ने खोल दिया है तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, शाबाश। नजर आ रहा है, एमन क्या है इसमें, ईथरनेट स्विच। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर सिर्फ मैं इस एक्सेस रूटर तक वायरलेस हूं, पीछे तो सारा क्या है, ईथरनेट है। इसलिए हर एक जगह पे ईथरनेट इज इंपॉर्टेंट। आ जाए वापस जी। तो इसलिए हम ईथरनेट को, हाँ हम इस अगला जब कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
जो कि स्विचिंग राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल पे है, उसमें हम ईथरनेट के फ्रेम की बजाय वाईफाई का फ्रेम पढ़ेंगे। तो जो दो मेजर टेक्नोलॉजीज हमारी लैंड में इस्तेमाल हो रही हैं, इधर ईथरनेट और वाईफाई, हम दोनों को ही सीसीएनए कंप्लीट करने से पहले पहले देख चुके हैं। मेक सेंस? ओके, तो अब आपको समझ आ गई कि जी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। है कोई जिसको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कोई शक हो? नहीं। ओके जी, नाइस। तो कहता है कि जी डेटा लिंक लेयर, याद रखिए कि हर लेयर अपनी ही लेयर से कम्युनिकेट करती है। यानी मिसाल के तौर पे आपके सोर्स है, मिसाल के तौर पे मेरा यहाँ सोर्स है, और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनमें से जकी भी इसमें शामिल है, हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स पे हैं। मैं इडरोम पे हूं, जकी शायद हमारे यूटी के नेटवर्क पे है प्रोबेबली। अगर ये दो नेटवर्क्स हैं तो मेरी डेटा लिंक लेयर उधर के डेटा लिंक लेयर से बात कर सकती है, मेरी नेटवर्क लेयर उधर के नेटवर्क लेयर से बात करेगी, मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर उधर की ट्रांसपोर्ट लेयर से बात करेगी। ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ की डेटा लिंक लेयर वहां की फिजिकल से बात करे, या यहाँ की डेटा लिंक लेयर वहां की एप्लीकेशन लेयर से बात करे। नहीं, अपने पेयर के साथ बात करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप 6 सेमेस्टर वाले 6 सेमेस्टर वालों से बात कर सकते हैं, 8 सेमेस्टर वालों 8 सेमेस्टर से कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जी, ओके। तो ये वो कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डिवाइस में किसके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के दरमियान। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे कौन सी लेयर होती है, लेयर 2, डेटा लिंक लेयर। ठीक है क्या? और इसका काम क्या है, क्योंकि हम पर्पस देखना चाहते हैं। इसका पर्पस ये है, जैसे मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, इसका पर्पस ये है कि एक तरफ इसके ऊपर नेटवर्क लेयर है और दूसरी तरफ इसके फिजिकल लेयर है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान में ये एक सैंडविच का काम करता है। ये उनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन एंटिटी का काम करता है कि नेटवर्क से लेता है और फिजिकल को देता है। आप कहेंगे जरूरत क्या थी? बड़ा सिंपल आंसर है, जरूरत ये थी कि अगर ये ना होती, ये डेटा लिंक लेयर दरमियान में ना होती, तो फिर जकी ये करना पड़ता कि नेटवर्क लेयर को, क्योंकि फिजिकल लेयर के ऊपर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जैसे आपको पता है, इट कैन बी ईथरनेट, इट कैन बी फास्ट ईथरनेट, इट कैन बी गीगाबिट ईथरनेट, इट कैन बी वाईफाई, इट कैन बी फ्रेम रिले, यानी इट कैन बी ब्लूटूथ, इट कैन बी जिगबी। तो देयर आर न्यूमरस टेक्नोलॉजी। अब आपकी नेटवर्क लेयर बेगम है, कहता है ये गम मेरा नहीं है, ये डेटा लिंक लेयर का गम है कि वो ट्रीट करे कि जी नीचे कौन सी लेयर है, उसके मुताबिक फिजिकल लेयर को वो चीज प्रोवाइड करे। अगर ये लेयर बीच में ना होती, डेटा लिंक लेयर, तो फिर सारा गम नेटवर्क लेयर के जिम्मे आता कि अपने काम भी करता और नीचे देखता है कि कौन सी लेयर है, तो इसके लिए बहुत बड़ा अजाब बन जाता। इसलिए दरमियान में डेटा लिंक लेयर लगाई गई जो कि इन चीजों को टेक केयर करता है। तो ये यहां लिखा है कि इट अलाउज द अपर लेयर मींस आईपी लेयर टू एक्सेस द फिजिकल लेयर मीडिया and encapsulate layer 3 frame into layer 2, layer 3 packet into layer 3, layer 2 frame। यानी यहां से जो चीज आई है वो तो आपको पता है कि आईपी पैकेट है, और यहां पे वो आईपी पैकेट के साथ हेडर लग जाएगा, एंड वी विल नॉट बी कॉलिंग इट ए पैकेट नाउ, व्हाट विल बी कॉलिंग इट, फ्रेम। व्हाट विल बी कॉलिंग इट, अ फ्रेम। और इसके अलावा इसका डेटा लिंक लेयर का यानी एक काम तो ये हुआ कि इसने नेटवर्क लेयर को आजाद कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, इसने क्या किया कि इसने जो आईपी का पैकेट आया उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा काम हो गया। तीसरा इसका काम क्या है, एरर डिटेक्शन। तीसरा काम क्या है, एरर डिटेक्शन। ये चेक करता है कि कहीं पैकेट में आपके फ्रेम में आपके कुछ जो आपको रिसीव हुआ है फॉर एग्जांपल, वो कोई करप्ट तो नहीं है, वो कोई करप्ट तो, इस अमल को कहते हैं एरर डिटेक्शन। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपका ये पीसी है, इसने एक फ्रेम बनाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फ्रेम आपके लेट करें स्विच पे आया, इसकी इस पोर्ट नंबर 1 पे फास्ट इंटरनेट 0/1 पोर्ट पे आया, और पता चला कि ये तो करप्ट है, तो लाजमी तौर पर इट इज नाइस दैट इट शुड बी ड्रॉप्ड हियर।
इसको आगे आगे ना भेजा जाए, क्योंकि अगर ये करप्ट फ्रेम आगे जाएगा तो एंड डिवाइस ने तो आखिरकार इसको क्या करना है, ड्रॉप ही करना है, क्योंकि ये तो करप्ट है। आखिरी डिवाइस जितनी भी एंड डिवाइस है उसको इसको नहीं रिसीव करना, तो आप फिर क्यों भेजेंगे, क्यों ना उसको, क्योंकि उसने क्या कर दिया, बैंडविड्थ आपकी इस्तेमाल की, जितनी भी दरमियान में नोड थी उनकी प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया और आउटपुट क्या आया, 0। व्हाई नॉट शुड बी ड्रॉप। तो ये काम करता है आपका डेटा लिंक लेयर। इसका मतलब है कि हम बार बार कहते हैं कि याद रखें कि ये कोर्स मत समझो कि सिर्फ आपको इंडस्ट्री में ले जाने के काबिल है, ये कोर्स आपको रिसर्च में ले जाने के काबिल भी है। मे बी आप कल एक और एरर डिटेक्शन मेथड ले आए जो कि इससे भी बेहतर है। क्या बेहतरी हो सकती है, मिसाल के तौर पे वो इससे बेटर एरर को डिटेक्ट करता है, या यहाँ पे जो सी इस्तेमाल हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने थ्योरी कोर्सेज में कि एरर डिटेक्शन के लिए कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है इथरनेट में, CRC -32 पढ़ा, CRC 32। मे बी कल आप कोई और एल्गोरिथम ले आए कि जी CRC 32 से मेरा एल्गोरिथम बेहतर है, तो आप ये पार्ट रिमूव करेंगे और अपना पार्ट, अपना एल्गोरिथम, अपना प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड कर दें, नोबडी स्टॉप्स यू। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड, चलिए ये तो मैं बता देता हूं कि CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। cyclic redundancy check. Why this 32 number is here? Is it a lucky number? Bits, क्या ख्याल है जकी? नंबर ऑफ एरर इट कैन डिटेक्ट। जकी का ये ख्याल है, क्या ख्याल है जी? कोई ख्याल नहीं। तो आंसर इसका ये है कि चाहे आपका जितना भी पैकेट हो, चाहे आपका फ्रेम 100 बाइट्स का है, चाहे आपका फ्रेम 1000 बाइट्स का है, चाहे आपका फ्रेम 1500 बाइट्स का है, यानी वॉट एवर, इसके साथ जो एक्स्ट्रा बिट जाएंगी दैट विल बी ऑलवेज ओनली 32। That's the reason it is called CRC 32. There are other versions as well, like CRC 8, CRC 16. क्या बोला? बिट्स 32 हम अभी आपको क्लियर करता हूं, लेकिन हर फ्रेम के साथ एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं रिडंडेंट बिट्स, क्या कहते हैं? रिडंडेंट। दीज बिट्स आर कॉल्ड redundant because these are not the bits which the user have generated. These have been generated by the system. For what purpose? For error detection. For error detection. So let me explain it little further. Ladies and gentlemen, एक क्वेश्चन मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूं कि अगर मुझे एक फ्रेम, एक इंफॉर्मेशन, इन्फो यूएस से भेजी गई और पाकिस्तान में पेशावर में आके मेरे पास वो लैंड कर रही है, जब यहां पहुंचती है तो मैं कहता हूं जी ये तो खराब है, यानी ये वो नहीं है जो भेजी। खराब का क्या मतलब है? यानी ये वो नहीं है जो भेजी गई थी। तो अगर मुझे पहले से पता है कि जो चीज भेजनी है तो फिर तो मैं उसे कहूँ भेजो मत, मुझे पता है, मैं खुद ही जनरेट कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि ऐसा कोई लाजमी तौर पे ही सेंडिंग मी फ्रॉम यूएस टू पेशावर पाकिस्तान हियर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जी ये वो नहीं है जो कि यूएस से भेजी गई है, दैट इज बीन चेंज समवेयर? इस 32 बिट से पता चलेगा। अब ये होता किस तरह है, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको पता चले कि कोई भी एरर डिटेक्शन एल्गोरिथम कैसे काम करता है। एरर डिटेक्शन कह रहा हूं, एरर करेक्शन नहीं कह रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। डिटेक्शन में ये है कि सिर्फ मेरे पास ये 1500 बाइट्स आई, मैं कहता हूं कि जी इसमें कहीं ना कहीं एरर है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि these 1500 बाइट्स इज इक्वल टू 12,000 बिट्स।
इन 12,000 बिट में 1 2 3 4 whatever मसले में है, कौन सी? सॉरी आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो. What I did, I only detected the error. While the correction में मुझे एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि इसकी बिट नंबर 100 में मसला है. That has been flipped. Then you can flip this and you can make it correct again. But detection, after detection, you cannot make it, you cannot correct it. You can only find that this is garbage, throw it. Simple. मेरी बात समझ आ रही? दोनों में फर्क समझ आ गया कि करेक्शन और डिटेक्शन में क्या फर्क होता है? ओके. फिर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई करेक्शन क्यों नहीं करते हो, डिटेक्शन क्यों करके खुश हो गए हो? क्यों रखी? क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि जब करेक्शन के मेथड भी हैं तो डिटेक्शन से क्यों खुश हो गए, क्यों नहीं करेक्शन करते हो? अब मुझे नहीं पता कि जकी क्या जवाब देगा, ये तो अपने लैपटॉप से लगा हुआ है. अगर एक एरर डिटेक्ट होता है तो हम नेट दोबारा ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं. द आंसर इज कि करेक्शन के लिए इतनी बिट से करेक्शन नहीं हो सकती, काफी ज्यादा भेजने पड़ेंगे. जो कि ये कितने हैं? अगर ये 1500 बाइट्स है, हाउ मेनी बिट्स दे आर? 12,000. तो 12,000 के साथ अगर आप 32 बिट्स एक्स्ट्रा भेज रहे हैं तो दिस इज समथिंग अंडरस्टैंडेबल, मतलब एब्जॉर्बेबल, कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे हमें भेजने पड़ते 320 फॉर एग्जांपल, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा समथिंग मोर. और नुकसान ये है कि हर फ्रेम तो करप्ट नहीं होता, तो ज्यादातर फ्रेम में ये चीज इस्तेमाल ही ना होती और हर फ्रेम के साथ हम 320 बिट्स एक्स्ट्रा भेज रहे होते, तो हमारी ओवरऑल थ्रूपुट या गुडपुट कम हो जाती. इसलिए हमें क्योंकि हमारे आज के स्पेशली नेटवर्क्स में एरर कम आता है, इसलिए डिटेक्ट भी कर दें तो इट्स मोर देन एनफ, नो नीड फॉर द करेक्शन. अब बात समझ आ गई? महाविश, मेक सेंस? देन कम जी, होता कैसे? होता कुछ है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर ये आपका एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जुनैद, कामरान, कायनात, लाइबा, नासिर, नूरुल हक, नूरुल्लाह, राबिया, शाजेब, उमैर, उमर, जकी, do you have any question about any of the concept which I explained? No sir Kamran, no sir Kaina. Okay, nice. अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते जी, क्या नहीं? Okay, the question has been asked, another question has been asked कि जी जब CRC8 है तो CRC32 क्यों? तो जितना आप इसको कम करते जाओगे उतने, मिसाल के तौर पर लोग इस कोर्स में हम नहीं पढ़ते, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट हो तो हम इस पे कर सकते हैं कि CRC32 एक खास नंबर ऑफ एरर्स को पकड़ सकता है. लेट करें कि 8 एरर्स या 5 एरर्स. अगर आप समझते हैं कि आपके 5 एरर्स से कभी ज्यादा नहीं आते तो यू कैन गो फॉर दिस वन विच इज CRC32. लेकिन अगर आप CRC8 पे आ गए तो आपका ये पार्ट तो कम हो जाएगा, जिसको हम रिडंडेंट बिट कहते हैं, वो तो कम हो जाएंगी, 8 बिट हो जाएंगी, लेकिन वो 3 बिट से ज्यादा का एरर नहीं पकड़ सकेगा. तो जो 5 के एरर होंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे और आपको गार्बेज मिलता जाएगा. गेटिंग? तो ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर ए कंप्रोमाइज. डेफिनेटली लेडीज एंड जेंटलमैन डू अंडरस्टैंड दैट इंजीनियरिंग इज अबाउट कंप्रोमाइजेस. कि आपने देखना क्या होता है कि इतना, मैं मिसाल के तौर पे आप एक एयर कंडीशनर लेते हैं, लेट करें कि इसकी प्राइस 1 लाख है. एक दूसरा है, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इसको, इस बिल्डिंग को सेंट्रली ऑर्गेनाइज एयर कंडीशन क्यों नहीं किया? वो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन दैट इज मोर एक्सपेंसिव, वेरी मच एक्सपेंसिव. दैट द रीजन. तो 8 बिट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन 8 बिट 2 बिट के एरर को कैच कर सकते हैं. आपके 2 से ज्यादा आते हैं, आपके तो 12,000 बिट्स हैं. 12,000 बिट में 2 एरर नहीं आते, ज्यादा आते हैं. लेट करें 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं,
ऑल दे विल बी अनडिटेक्टेड चले जाएंगे। जब अनडिटेक्टेड जाएंगे तो आप जब एंड डिवाइस के ऊपर आएगा, वो जब उसको कंबाइन करेगा, कहेगा जी ये फाइल तो वो नहीं है जो होनी चाहिए। बात समझ आ गई? क्लियर है? अगर क्वेश्चन है तो करें। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है, वैलिड क्वेश्चन है कि जी 5 से भी ज्यादा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वी ऑलवेज डू दी मॉडलिंग। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मॉडलिंग? सुना है? वैसे सुना है, हम भी वही वैसे। जी जेंटलमैन आप आगे आ सकते हैं, जब तक क्लास में है सुनते हैं। व्हाट मीन बाय द मॉडलिंग? मॉडलिंग में हम ये करते हैं कि हम एक रियल, पहले तो बता दो मॉडलिंग है क्या और फिर मैं इधर आता हूं। मॉडलिंग जो है, आपने देखा होगा टीवी में तो बेशुमार आप लोग देखते हैं। तो मॉडलिंग में क्या है, मिसाल के तौर पे एक खातून उस वक्त एक दुल्हन का पार्ट कर रही होती है, तो क्या वो वाकई दुल्हन है? नो, ही इज मिमिकिंग ए दुल्हन। दैट द रीजन वी कॉल दैट शी इज द मॉडल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपको दूं, आप देखते होंगे बाजू का टूथपेस्ट की वो आती है, वो ऐसे मुंह बनाती है जालिम के, लगता है वाकई इसका दांत दुख रहा है। वो क्या कर रही है? वो एक पेशेंट को मॉडल कर रही है, शी इज मिमिकिंग ए पेशेंट। और जो ही वो टूथपेस्ट लगाती है ऐसा वो आपको बताती है कि लगता है कि दर्द तो गया, इसका मतलब कि वो दर्द उसका गया नहीं, शी इज मिमिकिंग ए पर्सन जिसका दर्द चला गया है। इसको कहते हैं मॉडलिंग। अब हम नेटवर्क्स में भी, हम हर चीज में मॉडल, ट्रैफिक, अब ये एक छोटा सा काम मैं अपने स्टूडेंट के लिए, एमएस के स्टूडेंट के लिए कर रहा था कि ये एक ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम जब उसका चैनल को डिजाइन मिमिक करते हैं, चैनल को मॉडल करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें वर्स्ट केस में कितने एरर आ सकते हैं। पता चला जी 5 से ज्यादा नहीं आते, कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। हाँ, वर्स्ट केस में 6 भी कभी हो सकते हैं, तो वो पैकेट क्या होगा, गायब हो जाएगा, हो जाए। लेकिन हम 32 से अगर जाते तो फिर 64 पे जाते, हमारा वो लॉस ज्यादा था। लेकिन हमें पता चला कि 99.99% 5 से ज्यादा नहीं होते, तो क्या आप 32 से 64 पे जाना चाहेंगे? तो ये हम पहले, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉडलिंग का। तो हम पहले जिस चीज को भी बनाना होता है उसको को मॉडल बनाते हैं। पहले उसको सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट बेड पे बनाते हैं, यानी हार्डवेयर पे बनाते हैं, शॉर्ट छोटी सी जगह में, लेबोरेटरी में। जब वहां भी कामयाब हो जाते हैं, फिर हम उसे कहते हैं आओ हम इसको आप बड़े उस पर लेकर जाते हैं। गॉट इट नाउ? ओके, सो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी, हमारा एक्चुअल टॉपिक था एरर डिटेक्शन का, हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ये हमारा डेटा है। हम इस डेटा के ऊपर कोई भी एल्गोरिथम, क्योंकि हमें तो पता है कि कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बता सके हमें कि जो डेटा आया है वो खराब है या वो डेटा ठीक है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना। तो जब नहीं है तो आप बेसिकली इसके ऊपर क्या हम रन करेंगे, एल्गो। जैसे वन ऑफ देम एग्जांपल इज CRC which I am explaining here. It may be checksum, it may be parity check, it may be the 2-dimensional parity check. So there are numerous, but the CRC is the one which is simple to implement and the performance is very nice. That's the reason it is being used. मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? अब क्या होता है, ये एल्गोरिथम करता ही है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एल्गोरिथम करता ही है कि ये कुछ एक्स्ट्रा बिट्स, जिसको हम रिडंडेंट बिट्स कहते हैं, ये जनरेट कर देता है, रिडंडेंट बिट्स जनरेट कर देता है। अब आप क्या करते हैं, अपना डेटा लेते हैं, ये आपका डेटा जो ऊपर से आपके पास मौजूद है, और साथ आप ये रिडंडेंट बिट्स भिजवा देते हैं। अब जब ये डेटा रिसीव होता है रिसीवर के पास, वो क्या करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसमें से डेटा पार्ट उठा लेता है, और इसके ऊपर यही एल्गोरिथम, उसको भी पता है, यही एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता है,
और रिडंडेंट बिट जनरेट कर लेता है। फिर वो इस रिडंडेंट बिट को और इस रिडंडेंट बिट को आपस में कंपेयर करता है। अगर ये रिडंडेंट बिट दोनों केस में सेम है, क्योंकि वही डेटा यहाँ पे है, वही डेटा यहाँ पे है, अगर रिडंडेंट बिट्स आर सेम, इसका मतलब ये डेटा और ये डेटा और ये डेटा भी सेम होगा, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो वो कहता है इसका मतलब जो डेटा भेजा गया है और जो डेटा मुझे मिला है ये सेम नहीं है, थ्रो इट। डिटेक्ट हो गया कि एरर है कि नहीं। जी, एनी क्वेश्चन, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? जी, नूरुल हक, राबिया, शाजी, एनी क्वेश्चन? लाइबा? Can I proceed if you don't have any question? Be clear, sir. Okay, nice. Anyone else? किसी अगर क्वेश्चन है तो डरे बगैर, जिस तरह के यहाँ के फिजिकल के स्टूडेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं रिकॉर्ड तो ऐसे भी नहीं होता, करते जाओ क्वेश्चन। आई एम हैप्पी, कम ऑन। नो क्वेश्चन, सो देन आई कंटिन्यू। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमने ये देख लिया कि पर्पस, देयर आर थ्री पर्पसेस ऑफ द डेटा लिंक लेयर। एक, अपर लेयर को नीचे हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी से आजाद कर दिया, कहता है ये काम मेरे हैं, तुम अपना काम करो, नंबर वन। नंबर टू, काम इसका ये है कि ये फ्रेम में बनाता है, लेयर को, पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड, ये एरर डिटेक्शन करता है। याद रखो कि डेटा जो है वो दरमियान में होता है, एक एंड के ऊपर उसके हेडर लगता है और दूसरे एंड के ऊपर उसके क्या लगता है, ट्रेलर लगता है। ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में ये एरर डिटेक्शन, ये जो 32 बिट रिडंडेंट बिट जनरेट हुए हैं उनको यहां पे डाला जाता है। क्लियर? अल्दो क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि भाई इसके साथ क्यों नहीं लगा दिया। तो हो सकता था किसने मारना तो नहीं था हमें कि ये हेडर है, इसी के साथ ये हम 32 बिट्स डाल देते और दरमियान आखिर में डेटा रख देते, ट्रेलर से बच जाते। Does it seems fine? He's right? सोचते क्यों नहीं है फिर? तो देखिए, वो कोई इंसान तो नहीं है कि पानी गिराते वक्त 1 लीटर के बजाय 1.1 लीटर गिरा देगा। तो कंप्यूटर है, उसको पता है कि जी मुझे इतने बिट्स गिराने हैं और इससे आगे नहीं गिराने, फॉर एग्जाम्पल। तो द रीजन इज कि हेडर आप जब पढ़ लेते हैं तो जैसे आपने कहा कि जी आपको पता चल गया तो सोर्स कौन सा, डेस्टिनेशन कौन है, वेरी नाइस। उसके बाद आपको डेटा इसलिए चाहिए कि डेटा आपको मिल जाए ताकि आप अपनी रिडंडेंट बिट जनरेट करें। उस वक्त आपको इस रिडंडेंट बिट की कोई जरूरत, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, किसी बफर में स्टोर करेंगे, यू विल बी वेस्टिंग योर बफर। व्हाई नॉट यू शुड स्टोर एट दैट टाइम योर डेटा एंड कैलकुलेट इट्स रिडंडेंट बिट्स। और उस वक्त आपके पास रिडंडेंट बिट यहाँ के भी आ जाए ताकि दोनों को कंपेयर करो है, तो शॉर्ट टाइम के लिए भी बफरिंग इट, एंड बफर इज एक्सपेंसिव, दैट द रिजल्ट इज ऑलवेज एट द एंड। बात समझ आ रही? ओके, तो हमने समझ लिया कि हमारे हेडर में क्या है। ओके, अब ये भी बताता चलूं कि हेडर में टोटल सबसे पहले जो चीज आती है वो हेडर से भी पहले वो सिंक करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वो मोस्टली नहीं दिखाई जाती लेकिन होती है। जैसे हम क्लास शुरू करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वेलकम स्टूडेंट्स। क्यों कहते हैं? क्या ये हमारे लेसन का पार्ट है? नहीं, जस्ट टू गेट योर अटेंशन। इसी तरह पहले सिंक फ्रेम से पहले सिंक की कुछ बिट्स भेजी जाती हैं जो कि दोनों को सिंक कर देती है, ताकि दोनों को पता चल जाए कि किस रेट पे मैंने बात करनी है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपकी क्लास सेकंड यूनिट नहीं लूंगा, मुझे किसी फौदगी पे जाना है, तो जो ही ये क्लास खत्म होगी तो आई विल स्टॉप हियर। लेकिन कल हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हम 4 से 6 की क्लास पूरी लेंगे, क्योंकि अगर मैं दूसरा सेशन शुरू भी करूं, चलें 10 मिनट